गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। एक सवाल है जो शायद हर मैनेजर, हर सीईओ को परेशान करता है। हम अपने सबसे अच्छे लोगों को उन्हें कंपनी में रोककर कैसे रखें? क्यों एक काबिल कर्मचारी जिसे हमने महीनों लगाकर ट्रेन किया, वो अचानक एक दिन कंपनी छोड़कर चला जाता है? और ये सिर्फ एक कर्मचारी के जाने की बात नहीं होती है। उसके जाने से पूरी टीम का जो मनोबल है वो गिरता है। प्रोजेक्ट्स में देरी होती है और फिर एक नए इंसान को ढूंढो, उसे तैयार करो। इसमें लाखों का खर्च आता है। ये बिजनेस की एक बहुत बड़ी और काफी महंगी पहेली है। आज हम इसी पहेली का जवाब एक कॉन्सेप्ट के जरिए ढूंढेंगे, जिसका नाम तो अक्सर सुना जाता है पर शायद सही से समझा नहीं जाता। मानव संसाधन विकास यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एचआरडी। हमारे पास इसकी जानकारी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नाम की एक टेक्स्ट बुक के कुछ हिस्सों से आई है। लेकिन हमारा मकसद इसे किताबी ज्ञान से निकालकर असल दुनिया के लिए उपयोगी बनाना है। बिल्कुल, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एचआरडी असल में बिजनेस को बचाने और बढ़ाने की एक रणनीति कैसे है, और ये सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी क्यों नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले उस सबसे बड़ी गलतफहमी को ही दूर करते हैं। जब हम एचआरडी कहते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में ट्रेनिंग शब्द आता है। क्या ये बस कर्मचारियों को कोई नया सॉफ्टवेयर सिखाने या सॉफ्ट स्किल्स पर लेक्चर देने का एक फैंसी नाम है? ये बिल्कुल सही जगह पे चोट करता है। इसे ऐसे समझिए, अगर आपकी गाड़ी का एक टायर पंचर हो जाए तो आप मैकेनिक के पास जाते हैं, वो उसे ठीक कर देता है। ये ट्रेनिंग जैसा है, मतलब एक खास समस्या का फौरन समाधान। ठीक है। लेकिन एचआरडी मैकेनिक का काम नहीं है। वो एक माली का काम है। माली का काम? ये तो काफी दिलचस्प है, इसे थोड़ा समझाइए। देखिए, एक माली सिर्फ एक बीमार पत्ते को नहीं देखता, वो पूरे पौधे का ध्यान रखता है। मिट्टी कैसी है, पानी, धूप, खाद, सब कुछ। उसका लक्ष्य पौधे को सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में फलने फूलने के लिए तैयार करना है। अच्छा। एचआरडी भी ठीक यही करता है। ये किसी कर्मचारी की सिर्फ एक स्किल को ठीक नहीं करता, बल्कि उसके पूरे प्रोफेशनल ग्रोथ पर ध्यान देता है, ताकि वो आज और कल दोनों में कंपनी के लिए और खुद के लिए ज्यादा मूल्यवान बन सके। तो मतलब ये एक शॉर्ट टर्म फिक्स नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल, एकदम सही कहा। और इसीलिए इसके दायरे में सिर्फ ट्रेनिंग नहीं आती। इसमें करियर प्लानिंग है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, मेंटरशिप, और यहां तक कि कंपनी का कल्चर कैसा हो, ये सब शामिल है। ये एक पूरा इकोसिस्टम है। ठीक है, तो अगर ये एक पूरा इकोसिस्टम है तो इसके कुछ नियम या सिद्धांत भी होंगे। कौन सी बातें हैं जो इसे परिभाषित करती हैं? क्या चीज इसे एक सामान्य ट्रेनिंग प्रोग्राम से अलग बनाती है? इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है कि ये एक सोची समझी और व्यवस्थित प्रक्रिया है। अ प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस। ये अचानक से नहीं होता। एक मिनट, लेकिन क्या ज्यादातर कॉर्पोरेट चीजें समस्याओं पर रिएक्ट करने के लिए नहीं होती? जैसे सेल्स गिरी तो सेल्स ट्रेनिंग करवा दी, कोई छोड़कर गया तो उसकी जगह किसी और को रख लिया। इसमें प्लानिंग कहाँ है?
आपने बहुत अच्छी बात कही। वही तो पारंपरिक सोच है। एक अच्छा एचआरडी प्रोग्राम प्रतिक्रियावादी मतलब रिएक्टिव नहीं होता, वो भविष्यवादी प्रोएक्टिव होता है। वो ये इंतजार नहीं करता कि सेल्स गिरे, वो पहले से ही बाजार के बदलते ट्रेंड्स को देखकर सेल्स टीम को नई तकनीकों के लिए तैयार करना शुरू कर देता है। अच्छा, जैसे शतरंज के बिसात पर अगली चाल पहले से सोच लेना। बिल्कुल। और ये चाल एक बार चलकर खत्म नहीं हो जाती, तो ये लगातार चलता रहता होगा? कभी नहीं रुकता। और यही इसका दूसरा सिद्धांत है। ये एक सतत प्रक्रिया है, अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आज की दुनिया में स्किल्स की एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी आ जाती है ना। जो चीज आज काम की है वो 2 साल में पुरानी हो सकती है। सही बात है। मेरे बिजनेस को इससे सीधे तौर पर क्या फायदा होगा? व्हाट्स द ROI? ये सबसे जरूरी सवाल है और इसका जवाब इसके तीसरे सिद्धांत में छिपा है। एचआरडी हमेशा संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ जुड़ा होता है। इट इज इंटीग्रेटेड विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये कोई अलग थलग चलने वाली एक्टिविटी नहीं है। अच्छा, कैसे? कोई उदाहरण? मान लीजिए अगर कंपनी का लक्ष्य है अगले साल अपनी सेल्स दोगुनी करना, तो एचआरडी का काम ये पक्का करना है कि सेल्स टीम के पास वो सारी स्किल्स, वो आत्मविश्वास और वो प्रेरणा हो जिससे वो ये लक्ष्य हासिल कर सकें। एचआरडी का रिपोर्ट कार्ड कंपनी के रिपोर्ट कार्ड से ही बनता है। मतलब HRD का KRA कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाना है, ना कि सिर्फ ट्रेनिंग सेशन आयोजित करना। एकदम सही। और इसीलिए ये प्रदर्शन उन्मुख यानी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है। हर कार्यक्रम का एक ही मकसद होता है, क्या इससे कर्मचारी और कंपनी का प्रदर्शन बेहतर हुआ? अगर नहीं तो वो कार्यक्रम बेकार है। लेकिन इसमें एक दुविधा है। अक्सर कर्मचारियों को लगता है कि ये सारी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सिर्फ उनसे ज्यादा काम निकलवाने के लिए हो रही है। क्या ये सिर्फ कंपनी के फायदे के लिए है या इसमें कर्मचारी का भी कुछ भला है? ये एक बहुत बड़ा तनाव है। सैद्धांतिक रूप से एचआरडी का दृष्टिकोण कर्मचारी केंद्रित यानी एम्प्लॉय सेंटर्ड होता है। विचार यह है कि जब कर्मचारी आगे बढ़ेंगे तो संगठन अपने आप आगे बढ़ेगा। एक अच्छा एचआरडी प्रोग्राम कर्मचारी की व्यक्तिगत करियर आकांक्षाओं को भी ध्यान में रखता है। ये थ्योरी में तो अच्छा लगता है, पर असल दुनिया में इसे लागू करने में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या आती हैं? क्या कंपनियां सच में कर्मचारी केंद्रित हो पाती हैं? चुनौती संतुलन बनाने की है और यहीं पर शीर्ष प्रबंधन का समर्थन यानी टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट सबसे जरूरी हो जाता है। अगर कंपनी की लीडरशिप सच में मानती है कि लोग उनकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं, तो वे R&D में निवेश करेंगे। अगर वे लोगों को सिर्फ एक खर्च के रूप में देखते हैं, तो एचआरडी कभी सफल नहीं हो सकता। यह सिर्फ एचआर विभाग का काम नहीं है, यह कंपनी की सोच और संस्कृति का मामला है। चलिए, अब उन फायदों पर आते हैं जो ROI की बात हम कर रहे थे। अगर कोई कंपनी ये सब सही तरीके से करती है, तो उसे असल में हासिल क्या होता है? इसके फायदे कई स्तरों पर होते हैं। सबसे पहला और सीधा फायदा है उत्पादकता में वृद्धि, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। जब लोगों को पता होता है कि वे अपना काम सबसे अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो गलतियां कम होती हैं, काम की रफ्तार बढ़ती है और क्वालिटी सुधरती है। मुझे याद है, मैं एक टेक कंपनी के साथ काम कर रहा था। वहां के इंजीनियर्स बहुत काबिल थे, पर वो क्लाइंट से ठीक से बात ही नहीं कर पाते थे। उनकी कोड लिखने की स्किल शानदार थी, पर कम्युनिकेशन स्किल जीरो। तो इससे तो बिजनेस पर सीधा असर पड़ रहा होगा। बहुत ज्यादा। क्लाइंट उनकी बात समझ नहीं पाते थे, जिससे प्रोजेक्ट्स में बहुत कंफ्यूजन और देरी होती थी। हमने सिर्फ उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर एक एचआरडी प्रोग्राम चलाया। 6 महीने में उनका ग्राहक संतुष्टि स्कोर 30% बढ़ गया। अरे वाह! ये एचआरडी का सीधा असर था। यहाँ ट्रेनिंग एक टूल था, लेकिन लक्ष्य बिजनेस की समस्या को सुलझाना था। और इसका एक असर कर्मचारियों की कंपनी में टिके रहने पर भी पड़ता होगा, जिसकी बात हमने शुरू में की थी। बिल्कुल, ये इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा है। कर्मचारी टर्नओवर में कमी, रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। कुछ स्टडीज बताती हैं कि जिन कंपनियों का एचआरडी प्रोग्राम मजबूत होता है, वहां कर्मचारी टर्नओवर 50% तक कम हो सकता है। सोचिए, भर्ती और ट्रेनिंग पर कितना पैसा और समय बचता है। तो ये सिर्फ HR का काम नहीं, ये सीधा सीधा बिजनेस फाइनेंस से जुड़ा है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अच्छा HRD प्रोग्राम असल में कंपनी का सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल भी हो सकता है। मतलब जब कर्मचारी खुश होंगे और उन्हें लगेगा कि वे आगे बढ़ रहे हैं, तो वे बाहर भी कंपनी के बारे में अच्छी बातें करेंगे, जिससे नए टैलेंट को आकर्षित करना आसान हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और ये सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों को रोकने के बारे में नहीं है, ये भविष्य के लीडर्स बनाने के बारे में भी है। इसका तीसरा बड़ा उद्देश्य है नेतृत्व का विकास, डेवलप लीडरशिप। कंपनियां हमेशा शिकायत करती हैं कि उन्हें अच्छी लीडरशिप नहीं मिलती। एचआरडी के जरिए संगठन अपने अंदर से ही
भविष्य के मैनेजर और लीडर तैयार करता है। तो ये कंपनी के भविष्य को सुरक्षित करने का एक तरीका भी है। निश्चित रूप से। और यहीं पर करियर प्लानिंग और डेवलपमेंट जैसे एचआरडी के हिस्से काम आते हैं। कंपनी पहले से ही पहचान लेती है कि किस कर्मचारी में लीडर बनने की क्षमता है और फिर उसे भविष्य के लिए तैयार करती है। एक और टूल है प्रदर्शन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस अप्रेजल। अच्छा, जो साल के अंत में होता है। हाँ, लेकिन इसे साल के अंत में मिलने वाले रिपोर्ट कार्ड की तरह नहीं देखना चाहिए। सोचिए, ये आपके करियर का जीपीएस है। ये बताता है कि आप अभी कहाँ हैं, कंपनी के लक्ष्यों के हिसाब से आपको कहाँ जाना है और वहां पहुंचने के लिए आपको कौन से रास्ते लेने होंगे या कौन सी नई स्किल सीखनी होगी। और आज के कॉम्पिटिटिव माहौल में जहां हर कोई कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, क्या ये नवाचार में भी मदद करता है? हाँ, ये एक और अहम उद्देश्य है, नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहन देना। एनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। जब आप कर्मचारियों को सिर्फ उनका रोज का काम करना नहीं सिखाते हैं, बल्कि उन्हें सोचने के नए तरीके, नई स्किल्स और अलग अलग विभागों के लोगों के साथ काम करने का मौका देते हैं, तो नए आइडियाज अपने आप पैदा होते हैं। वो पुरानी समस्याओं को नए नजरिए से देखने लगते हैं। और इन सबका मिला-जुला असर यकीनन कंपनी के पूरे माहौल पर पड़ता होगा। अंततः इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे अमूर्त फायदा है एक सकारात्मक संगठनात्मक संस्कृति का निर्माण। बिल्ड पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। एक ऐसा कल्चर जहां सवाल पूछने को प्रोत्साहित किया जाता है, जहां गलतियों से सीखा जाता है और जहां लोग महसूस करते हैं कि कंपनी उनके विकास की परवाह करती है। ये एक ऐसी संपत्ति है जिसकी नकल कोई प्रतियोगी नहीं कर सकता। सही बात है। आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट की नकल कर सकते हैं, उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की नकल कर सकते हैं, लेकिन उसके कल्चर और उसके लोगों के जज्बे की नकल नहीं कर सकते। अरे वाह, अब मुझे समझ आया कि मेरी पिछली कंपनी में हमें उन अजीब सी टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज के लिए क्यों भेजा जाता था। वो असल में संगठनात्मक विकास का हिस्सा था, ताकि हम लोग एक दूसरे से बेहतर तरीके से बात कर सके और एक दूसरे पर भरोसा कर सकें। बिल्कुल, वो संगठनात्मक विकास यानी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है, जो पूरे संगठन के प्रणालियों और प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने पर केंद्रित है, ताकि वो अपने लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से हासिल कर सके। इसके साथ परामर्श मतलब काउंसलिंग जैसी चीजें भी जुड़ सकती हैं, ताकि कर्मचारी काम और जीवन के बीच संतुलन बना सकें। ये सभी घटक ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ये सब मिलकर एक मजबूत एचआरडी सिस्टम बनाते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि मानव संसाधन विकास सिर्फ एचआरडी डिपार्टमेंट का काम या कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का संग्रह नहीं है। ये तो बिजनेस चलाने की एक सोची समझी, लगातार चलने वाली रणनीति है। ये एक ऐसा निवेश है जो न केवल संगठन की उत्पादकता और लाभ को बढ़ाता है, बल्कि कर्मचारियों को भी उनके करियर में आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाता है। ये लोगों को कंपनी की सबसे बड़ी संपत्ति मानने के विचार को हकीकत में बदलता है। तो ये महज एक खर्च नहीं है, बल्कि सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक है। और अंत में एक विचार छोड़ते हैं, हमारी जो स्रोत सामग्री है वो एचआरडी का एक आदर्श ढांचा प्रस्तुत करती है। सोचने वाली एक दिलचस्प बात यह है कि आज एआई और ऑटोमेशन के युग में जब कई रूटीन काम मशीनों द्वारा किए जा रहे हैं, एचआरडी की भूमिका कैसे बदल रही है। क्या इसका असली काम अब उन खास मानवीय गुणों को विकसित करना है जिन्हें मशीनें दोहरा नहीं सकती, जैसे रचनात्मकता, सहानुभूति। हाँ, रचनात्मकता, सहानुभूति, जटिल समस्या समाधान और नैतिक निर्णय लेना। और अगर हाँ, तो कोई संगठन इन गुणों पर अपने निवेश के वास्तविक रिटर्न को कैसे मापेगा? डेटा कहाँ समाप्त होता है और मानवीय क्षमता कहाँ से शुरू होती है?